हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्पेन हब। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा जो प्रैक्टिस सेट थर्ड है उसका पार्ट 3 की बात करेंगे और इसमें हम 66 टू 100 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो फ्रेंड, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि इन विच ईयर निसीम इजेकल वॉज बॉर्न, यानी निसीम इजेकल कब पैदा हुए थे बताना है। 1924, 1925, 1926 या 1928। तो फिर फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो नसीम इज़ीक़िल 1924 को पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि इज़ीक़िल स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एट विल्सन कॉलेज। कह रहा है कि जो इज़ीक़िल हैं उन्होंने स्टडी की इंग्लिश लिटरेचर की विल्सन कॉलेज में। ठीक है, विल्सन कॉलेज। और ये पूछ रहा है कहाँ है ये, दिल्ली में है, मुंबई में है, नासिक में है या फिर कलकत्ता में है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर 67 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो विल्सन कॉलेज है वो मुंबई में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इन विच ईयर द बिग हार्ट वाज पब्लिश्ड, यानी जो बिग हार्ट है ये कब पब्लिश हुआ था। 1941, 1942, 1943, 1945। तो यहाँ पर अगर हम 68 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें, जो द बिग हार्ट है ये पब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। 1945 में पब्लिश हुआ था द बिग हार्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस पब्लिश्ड इन, जो एक वर्क है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ठीक है, तो ये कब पब्लिश हुआ था। 1942, 1943, 1948, 1953। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये भी हमारा 1953 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब पब्लिश हुआ था, 1953 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। यहाँ पर बताना है कि ये लाइन जो है किस पोएम से ली गई है। यू डू नॉट नो हाउ मच दे मीन टू मी माई फ्रेंड्स एंड हाउ रेयर एंड स्ट्रेंज इट इज टू फाइंड इन अ लाइफ कंपोज सो मच ऑफ ओड्स एंड एंड्स। तो यहाँ पर हमें बताना है ये लाइन किससे ली गई है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, या फिर गेरोन्सन से ली गई हैं, या फिर कुकिंग एग से ली गई हैं, या फिर जो रेप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट से ली गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम 70 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो ये जो लाइनें हैं वो किससे ली गई हैं, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से ली गई हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है टी एस इलियट हैज बोरोड द एपिग्राफ ऑफ मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो टी एस इलियट ने एक एपिग्राफ बोरो किया है कहाँ से, ऑफ मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस। ये कहाँ से लिया गया है, हेमलेट से लिया गया है, द जू ऑफ माल्टा से, इन्फर्नो से, या फिर द टेम्पेस्ट से। तो 71 नंबर की बात करें तो ये देखिए, टी एस इलियट ने जो टाइटल या फिर एपिग्राफ जो बोरो किया है मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस, तो ये जू ऑफ माल्टा से लिया गया है। और जू ऑफ माल्टा किसका है, क्रिस्टोफर मार्लो का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द mere टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी। तो देयर वॉज एन awful रेनबो वंस इन हेवन अकर्स इन। तो ये बताना है ये लाइन किस पोइम से ली गई है। ओ टू एन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ ईयरली चाइल्डहुड, द रेनबो, लामिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो यहाँ पर हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें 72 नंबर में, तो ये जो लाइन है ये किसकी है, ये लामिया की है। और लामिया किसके द्वारा पोइम लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द बिगिनिंग लाइन ऑफ लामिया इज, जो बिगिनिंग लाइन है लामिया की वो क्या है। अपॉन अ टाइम बिफोर द फेरी ब्रूड्स फ्रॉम हाई ओलंपस हैड द स्टोलन लाइट फ्रॉम रसेस ग्रीन एंड ब्रेक्स एंड काउंसिल्ड लॉन्स द ओनली सेड वंस फॉर दाउ डिडस्ट नॉट हियर। तो ये बताना है कि जो लामिया पोइम है ये उसकी शुरुआती लाइन कौन सी है। तो 73 नंबर की हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसकी जो
ये शुरुआती लाइन है, बिगिनिंग लाइन है, अपॉन अ टाइम बिफोर द फेरी ब्रूड्स, ये हमारी इसकी बिगिनिंग लाइन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, अपॉन अ टाइम बिफोर द फेरी ब्रूड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द वर्क्स ऑफ किड्स अपीयर बिटवीन, कह रहा है कि जितने भी वर्क हैं किड्स के, वो कब से कब कितने बीच में, यानी कब से कब तक के बीच में वो पब्लिश हुए हैं या फिर अपीयर हुए हैं। 1817 टू 1820, 1818 टू 1821, 1817 टू 1821, या फिर 1818 टू 1822। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 74 नंबर में, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1817 टू 1820 के बीच में ही अपेयर हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो एड ओड सीन के आए हुए हैं वो कब आए थे, 1819 में आए थे, 1819 में आए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पोएम इन टाइटल द ओल्ड प्ले हाउस, यानी जो ओल्ड प्ले हाउस है इसकी थीम क्या है। सफरिंग ऑफ लोअर क्लास अगेंस्ट हाई क्लास, सरेंडर टू मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, जेलसी नेचर। तो यहाँ पर हमें बताना है द ओल्ड प्ले हाउस की थीम क्या है। तो 75 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ओल्ड प्ले हाउस की जो थीम है वो है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। ठीक है, यानी प्रोटेस्ट करना किसके, जो एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच इज नॉट रिटन बाय कमला दास। यहाँ पर बताना है कि कमला दास के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है। समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये द अनफिनिश्ड मैन। तो यहाँ पर हम 76 नंबर की बात करें तो देखिए, समर इन कलकत्ता भी कमला दास ने लिखी है, द डिसेंडेंट्स भी कमला दास ने लिखी है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स ये भी पोएम जो है कलेक्शन है किसका, कमला दास का ही है। द द अनफिनिश्ड मैन ये नहीं है, तो ये नहीं है तो यही हमारा क्या होगा, यही है तो हमारा आंसर होगा। तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। यहाँ पर बताना है कि एक नोवेल लिखा गया है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ही किसने लिखा हुआ है, कमला दास ने, नसीम म्यूजिकल, आर के नारायण, मूलकाराज आनंद। तो यहाँ पर देखिए 77 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, अगर किसी ने लस्ट या सेक्स के ऊपर किसी ने खुलकर बात की है फीमेल में, तो कमला दास ने बहुत ही अच्छी तरीके से की है। तो यहाँ पर जो हमारा कमला दास हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हु सेड लैम्ब इज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी ये बात किसने कही है कि जो लैम्ब है वो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे लवेबल फिगर हैं। ये हैजलिट ने बोला है, कॉलेज ने, ह्यूज वॉकर, ईबी लुकेस। तो 78 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो लाइन बोली है ईवी ल्यूकेस ने बोली है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ईवी ल्यूकेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेरी लेम बाज एल्डर देन चार्ल्स लैम, यानी जो मेरी लेम थी वो चार्ल्स लैम की बहन थी, वो उनसे कितनी बड़ी थी। ठीक है, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 9 ईयर्स। तो 79 नंबर की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो 11 ईयर्स उनसे एल्डर थी, मतलब बड़ी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी मेरी लेम 11 साल बड़ी थी चार्ल्स लैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कोकरमाउथ इन, यानी जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कब पैदा हुए थे, कोकरमाउथ में कब पैदा हुए थे, 1768 में, 1769 में, 1770 या फिर 1775। तो इजी क्वेश्चन है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 1770 में पैदा हुए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन 1790 वर्ड्सवर्थ बेंच ऑन वॉकिंग टूर ऑफ, कह रहा है कि 1790 में वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर पर गए, कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 81 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 81 है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गए थे, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है वो काट दीजिएगा, अमेरिका भी नहीं गए थे, ठीक है, और जापान भी नहीं गए थे। तब जी हमारे ये सारे कट जाते हैं, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं, तो कहाँ गए थे, फ्रांस गए थे, स्विट्ज़रलैंड गए थे एंड जर्मनी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड फ्रांस ड्यू टू हिज लव फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस को कब रिविजिट किया, उनका जो प्रेम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रति उसके, तो ये बताना है उन्होंने कब रिविजिट किया। देखते हैं, देखिए 1790 में, 1791, 1792, 1793। तो वर्ड्सवर्थ ने रिविजिट किया था फ्रांस का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो ये कब किया था तो बताना है 82 नंबर में। तो देखिए 82 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 1791 में गए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ इलिजिटिमेट डॉटर, यानी जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी इलिजिटिमेट डॉटर का क्या नाम था। इलिजिटिमेट का मतलब यानी शादी से पहले ही इनकी जो एनेट वेलन थी उनके उनके साथ इनका अफेयर था, उनके उनसे एक डॉटर इनकी हुई थी। तो बताना है उसका नाम क्या था, कैरोलिन, लूसी, मैरी या फिर कैरोनिल। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 83 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा कैरोलाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैरोलिन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पीबी शैली वाज बोर्न इन, पीबी शैली कहाँ पैदा हुए थे। एडमंटन में, फील्ड पार्क में, ब्रेडी स्ट्रीट में, फील्ड प्लेस में। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन कितना घुमाया हुआ है, प्लेस पूछ दिया है। यहाँ पर अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उनकी डेट पता होती है लेकिन प्लेस भूल जाते हैं, ठीक है। तो 84 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए वो फील्ड प्लेस में पैदा हुए थे, ठीक है। फील्ड प्लेस नाम की एक जगह है, वहाँ पर पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एलिजाबेथ शैली वाज द ऑफ पीबी शैली, यानी जो एलिजाबेथ शैली थी वो पीबी शैली की कौन थी, सिस्टर थी, मदर थी, आंट थी, ग्रैंड मदर थी। तो 85 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए एलिजाबेथ शैली कौन थी, ये पीबी शैली की सिस्टर थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओरिजिनल पोइट्री बाय वाइकर एंड खजायर इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच कंटेन्स। कह रहा है कि ओरिजिनल पोइट्री बाय वाइकर एंड खजायर ये कलेक्शन है पोएम्स का, इसमें कितनी पोएम है। 14 पोएम है, 11 पोएम्स हैं, या फिर 16 पोएम्स हैं, या फिर 18 पोएम्स हैं। तो 86 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें 16 पोएम्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला होने वाला है, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल पोइट्री बाय वाइकर एंड खजायर में कितनी पोएम है, 16 पोएम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी पोएम्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय शैली सिस्टर इन ओरिजिनल पोइट्री बाय वाइकर एंड खजायर। कह रहा है कि कितनी जो पोइम है वो कंट्रीब्यूट की गई थी शैली की जो बहन है, ठीक है, कौन, एलिजाबेथ शैली जो है, ठीक है, उनके द्वारा कितनी कंट्रीब्यूट की गई थी, 3, 4, 5, 6। तो 87 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 5 पोइम ही अपनी कंट्रीब्यूट की थी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, 6 टोटल कितनी थी, 16, ठीक है, जिसमें 11 की शैली की थी, पीवी शैली की, और 5 किसकी थी, उनकी सिस्टर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फुल नेम ऑफ द आर के नारायण। आर के नारायण का फुल नेम क्या है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, अक्सर ये गलत हो जाता है लोगों से। तो देखिए रघुवीर कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी ये था, या फिर रामा स्वामी कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, या फिर रसीपुरन कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, रामा स्वामी कृष्णा स्वामी ये नारायण। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 88 नंबर में, तो इनका जो करेक्ट मतलब फुल नेम था वो था राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ठीक है। ये क्या था, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, राशीपुरम याद रखना है, ठीक है, राशीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द नेम ऑफ आर के नारायण फादर गिवन बिलो, यानी ये बताना है यहाँ पर कि आर के नारायण के फादर का क्या नाम था, रघुवीर कृष्ण स्वामी, राम स्वामी कृष्णा स्वामी अय्यर, या फिर कृष्णा स्वामी रामा स्वामी नारायण अय्यर। तो 89 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उनका नाम कृष्णा स्वामी अय्यर ही था, ठीक है। ये हमारा उनके फादर का नाम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, क्या था, कृष्णा स्वामी अय्यर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लेडी विद होम मुल्क राजा आनंद मैरी। यहाँ पर बताना है कि मुल्क राज आनंद ने किस महिला के साथ शादी की थी। कैथलीन वेन जेल्डर, यास्मीन, जास्मीन, प्रीति कौर। तो 90 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो उन्होंने जो शादी की थी वो किससे शादी की थी, वो उन्होंने कैथलीन वी वैन जेल्डर से शादी की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, कैथलीन वैन जेल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इन विच ईयर मुल्कराज वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल पीस प्राइज फॉर द लिटरेचर। किस साल मुल्कराज आनंद को पीस प्राइज लिटरेचर के लिए दिया गया था। 1945, 1948, 1952, 1956। तो 91 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो इनको 1952 में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, पीस प्राइज कब दिया गया था, 1952। किसके लिए, लिटरेचर के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर मुल्कराज आनंद रिसीव्ड पद्म भूषण। यहाँ पर अब बताना है कि जो मुल्कराज आनंद हैं उनको पद्म भूषण भी मिला था। कब मिला था, 1956, 1967, 1968, 1971। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो उनको 1967 में मिला था। ठीक है, पीस प्राइज कब मिला था, 1952। और पद्म भूषण कब मिला था, 1967। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर मुल्क राज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो यहाँ पर बताना है कि मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1967 या फिर 1971। अगर हम दो ही ऑप्शन में बात करें तो इनको मिला था 1971 में। ठीक है, साहित्य अवार्ड अकेडमी अवार्ड 1971 और पद्म भूषण अवार्ड 1967 और पीस प्राइज का मिला था 1952। तीनों याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमला दास इम्ब्रेस्ड इस्लाम ऑन December 11। जो कमला दास हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था 11 दिसंबर को, लेकिन सन कौन सा था, 1997, 1999, 2000, 1984। तो उन्होंने 11 दिसंबर 1999 को इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि उनको एक मुस्लिम लड़के इकबाल से मोहब्बत हो गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कमला दास वाज बरीड एट जामा मस्जिद इन तिरुवनंतपुरम। यानी जो कमला दास हैं उनको जामा मस्जिद के कब्रिस्तान में तिरुवनंतपुरम में जो है वहाँ पर दफनाया गया है। तो क्या है ये, पलायम है या फिर चेरामैन है या फिर मादाई पाली है या फिर तजाथंग है। तो यहाँ पर बताना है कि 8 मतलब जो उस जगह का नाम बताना है। तो 95 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या है, पलायम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड विद द स्टोरी ऑफ। यानी जो टेल्स ऑफ फ्रॉम शेक्सपियर है किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। तो इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो लास्ट उनका वर्क है तो इसको किससे एंड होता है, पेरिक्लस से या मिडसमर नाइट ड्रीम से, किंग लियर से या फिर मैकबेथ से। तो 96 की बात करें तो ये एंड होता है पेरिक्लस से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, आई हैड अ मदर बट शी डाइड एंड लेफ्ट मी डाइड prematurely in a day of a curse, all are gone a cursing। यानी यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि आई हैड अ मदर बट सी डाइड। वो कह रहा है मेरे पास मदर थी लेकिन वो मर गई है, एंड लेफ्ट मी डाइड पर मैं प्रीमेचुरली, और वो मुझे मतलब प्रीमेचुरली यानी पहले ही बचपन पे ही छोड़ के चली गई थी। इन अ डे ऑफ हॉरर्स, यानी एक ऐसा डरावना दिन था। ऑल आर गोन, वो सभी चले गए हैं। तो ये किसकी लाइन है, मिसेज बैटल्स ओपिनियन इन ऑन विस्ट, पुअर रिलेशंस, द ओल्ड फैमिलियर्स या फिर मॉकरी एंड्स। तो 97 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये द ओल्ड फैमिलियर्स फेसेस की जो पोइम है उससे ली गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु रोट अ फेयरवेल टू टोबैको। ये किसने लिखा है फेयरवेल टू टोबैको, हैजलिट, लेहंट, कॉलेज, लैम। तो 98 नंबर की करेक्ट आंसर की बात करें तो अ फेयरवेल टू टोबैको ये लैम्ब ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द वेस्ट लैंड इज डिवाइडेड इन टू। द वेस्ट लैंड जो है वो टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये कब मतलब कितनी पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में,
4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में, ठीक है। तो 99 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑन हुज एडवाइस टी.एस. इलियट हैज लेसन द साइज ऑफ द वेस्टलैंड। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसके एडवाइस पर टी.एस. इलियट ने जो साइज था ना वेस्टलैंड का, ठीक है, उसको लेसन कर दिया था, कम कर दिया था। तो ग्राहम ग्रीन, इजरा पाउंड, वेनी हैवुड या फिर जेम्स जॉयस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो इजरा पाउंड ही हैं, जिनके कहने पर, जिनकी एडवाइस से उन्होंने द बेस्ट लैंड का जो साइज था उसे लेसन कर दिया था, कंसाइज कर दिया था, कम कर दिया था। और ये बेस्ट लैंड डेडिकेट भी है यूरा पाउंड को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड आज हमने अपना जो प्रैक्टिस सेट थर्ड था उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये सीरीज़ आपको बिल्कुल आपके एग्जाम तक मिलती रहे, जिसमें हम 100 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं और 100 प्रैक्टिस सेट में यानी हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।